हेलो फ्रेंड्स। आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10th एंड चैप्टर 2 लेके आए हूँ। चैप्टर 2 है हमारा संघवाद, फेडरलिज्म। चैप्टर 2 नोट्स बनाने से पहले आपको बुक रीडिंग कर लेना बहुत ही अनिवार्य है, तभी हमें टॉपिक वाइज नोट्स समझ में आएंगे। और आप बिना बुक रीडिंग करे आप नोट्स नहीं समझ सकते। और चैप्टर क्लास 6, 7, 8, 9 मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। संवाद, दो या उससे ज़्यादा स्तर पर सरकारें, मतलब जैसे कि एक से अधिक सरकारें हों, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार, ये हमारी 3 प्रकार की होती हैं। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसके विभिन्न अनुभागीय अनुभागीय इकाइयों के बीच बांटा जाता है, बांटी जाती है। मतलब जो जोड़कर बनता है। अनुभागी की जोड़कर व्यक्ति, परिवार, समाज, नगर, जिला, राज्य, राष्ट्र आदियों का निर्माण होता है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, इनके पास अपनी अपनी शक्तियों को कम काम करने की स्वतंत्रता रूप से काम कर सकते हैं। मतलब ये इनके पास जो शक्तियां हैं वो निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं। और देश में संघवाद कहलाया जाता है। दी पावर इज डिवाइड वीडब्ल्यू दी नेशन गवर्नमेंट। संघीय व्यवस्था शक्तियों के सिद्धांत पर आधारित है। जो हमारी व्यवस्था है वो एक सिद्धांतों पर आधारित है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच बांट दिया गया है। संघीय व्यवस्था के स्तर, पहला केंद्र स्तर, राज्य स्तर या प्रांतीय सरकार या क्षेत्रीय सरकार या स्थानीय सरकार। हम पहले केंद्र सरकार के बारे में बात करेंगे। जो केंद्र में है पूरे देश को कंट्रोल करेगी। देश के महत्व बिंदु इसके पास हैं। विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार माध्यम, मुद्रा का आदि केंद्र सरकार कार्य करेगी। राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार राज्य की समस्याओं के लिए पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि कार्य करती है। स्थानीय सरकार एकात्मक शासन व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था से ठीक उल्टा है। वन, मजदूर, संघ विभाग, लोन लेना उत्तराधिकारी के हाथ में स्थानीय सरकार कार्य करती है। संविधान बनाने का काम 9 दिसंबर 1946 को शुरू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू किया गया था। उस समय केंद्र सरकार व राज्य सरकार बनाई गई थी। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं। राज्य सरकार केंद्र के अधीन काम करती है। जो राज्य सरकार होती है वो केंद्र के साथ काम करती है, अधीन होती है उसके। संघीय शासन व्यवस्था एवं एकात्मक शासन व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का पहला पॉइंट, 2 या 2 से अधिकारी। दूसरा, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने की आदेश नहीं दे सकता। और तीसरा, शक्तियों का विभाजन। चौथा, दोहरी नागरिकता। एकात्मक शासन व्यवस्था सिर्फ केंद्र पर, केंद्रीय सरकार प्रतिमा स्थानों पर और सरकारों का आदेश दे सकती है। मतलब जो प्रतिमा स्थानीय है उन पर आदेश दे सकती है। शक्तियों का अविभाजन। एक हारी नागरिकता, मतलब एक ही नागरिकता। भारतीय संविधान में दोनों शासन व्यवस्था एकात्मक व संघीय का मिश्रण है। संघवाद का मुख्य गुण संविधान द्वारा केंद्र और राज्य के बीच विधि और कार्यपालिका शक्तियों के विभाजन के निहित होता है। हमारे संविधान में इस सिद्धांत को अपनाए गए, अतः ये कथन असत्य होता है कि राज्य का केंद्र के अधीन रखा गया है। मतलब हमारा ये कथन गलत होता है कि राज्य का केंद्र के अधीन रखा गया है, मतलब राज्य किसी के अधीन नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। ये हमें एक नोट पॉइंट करना है कि भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है।
अधिकार क्षेत्र ऐसा ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार लीगली फाइट हो या दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता हो अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषय को भी रखा गया हो, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची। लीगल फाइट मतलब वैधानिक अधिकार। ये हमारी ये सूची के बारे में बात की है। संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान, ड्यूगो दोहरी सरकार, सुपरमनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की सर्वोच्चता, सुपर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अमेरिका वर्ड्स इंडिया। आर्टिकल 1 इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, राज्य का संघ 1950 में किया गया था। अमेरिका की फेडरल रिपब्लिक स्टेट का दर्जा 89 में मिला था। अमेरिका में राज्य को अलग होने का अधिकार है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अमेरिका संघ एक समझ का परिमाण है, लेकिन भारत संघ किसी समझौते का परिमाण नहीं करता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बातें हैं। अधिकारों के बारे में बदलाव के लिए संसद के दोनों सदनों में 2 से 2 तिहाई बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी देती है। जैसे वन समीपवर्ती सूची में आते हैं और वनों को अगर राज्य या केंद्र सूची में रखना है तो उन्हें हम एग्जाम्पल जीएसटी। इसमें कुछ टैक्स ऐसे हैं जो केंद्र इकट्ठा और कुछ को राज्य टैक्स को दल नहीं कर सकते। मतलब जो कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जिन्हें इकट्ठा करती है, कुछ को दल नहीं करती, मतलब इकट्ठा ही नहीं करती। भारत में संघीय व्यवस्था केवल संविधान में कहने से नहीं आती, मतलब कोई बात कहने से नहीं आती है। केवल संवैधानिक प्रावधान नहीं बल्कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में जब तक संघवाद की भावना ना हो, उसमें विविधता का आदर ना हो। नीति आयोग संघवाद की संभावनाओं पर कार्य करता है। भारत में संघीय व्यवस्थाओं के 3 भागों में किया है। भाषाई राज्य पर और भाषाई नीतियों पर केंद्र राज्य संबंधित 3 भागों में भाषाई केंद्र राज्य बनाए हैं। भाषाई राज्य ऐसे राज्य जो भाषा के आधार पर बने हों भाषाई राज्य कहा जाता है। ऐसे राज्य सुनिश्चित करने के लिए किए गए कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। राज्य के गठन के आधार पर भाषा, संस्कृत, भौगोलिक, जातिगतताओं, एथनिसिटी, एग्जाम्पल नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड आदि में भाषाई राज्य कहलाते हैं। केंद्र राज्य संबंध 1947 में भारत में अनेक पुराने राज्य गायब हुए। जो पुराने राज्य थे वो बिल्कुल विलुप्त कर दिए गए, मतलब हटा दिए गए। कई नए राज्य बनाए गए और वहाँ पे नए घरों का निर्माण किया। कई राज्य की सीमाओं, क्षेत्र और नाम बदल दिए गए। वर्ष भर राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकरण और मजबूत हुआ। प्रशासन में भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा संवैधानिक जनक हो गया। ये हमारा ये पॉइंट है भाषाई राज्य का। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया है। उत्तराखंड व उत्तरी प्रदेश, नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड और इसके बाद उत्तराखंड व उत्तरी प्रदेश को 2000 में भौगोलिक के आधार पर अलग अलग किया गया। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में 2 जून 2014 को भाषा के आधार पर अलग किया गया था। भाषाई नीति हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी की राज्यभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। हिंदी सिर्फ 40% भारत की मृतभाषा है। मतलब जो हमारे हिंदू हैं उनमें सिर्फ 40% ही लोग होंगे जो हिंदी बोलते होंगे। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य राज्य भाषाओं की अनुसूची भाषाओं को दर्जा दिया गया है। राज्य की अपनी राज्यभाषाएं हैं। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजों का प्रयोग 1965 में बढ़ हो जाना चाहिए।
मतलब 1965 में बड़ी हो गई हैं राजभाषाओं की संख्या। तमिलनाडु में उग्र आंदोलन, सरकार का निर्माण, सरकारी अधिकारी भाषा हिंदी प्लस अंग्रेजी। केंद्र राज्य संबंध, एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन। केंद्र सरकार ने राज्य के अधिकारियों की अनदेखी संवैधानिक प्रावधान को दुरुपयोग करके विपक्षी दलों के राज्य सरकार को भेजा। यह संघवाद को भावनाओं के प्रतिकूल था। 1990 के बाद स्थिति बदली, देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। गठबंधन मतलब यानी कि 1 से 2 से 3 मतलब जो आपस में मिल जाना, उसे हम गठबंधन कहते हैं। एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकारों को गठबंधन सरकार कहते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण, जब केंद्र व राज्य सरकार में शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती हैं तो इस सत्ता विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसे हम विकेंद्रीकरण कहेंगे। ये 1952 में संविधान में संशोधन करके क्रिया स्थानीय सरकार बनाई थी, विकेंद्रीकरण करके। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था की पंचायत राज्य के नाम से जानी जाती हैं। देश, राज्य, जिला, शहर, गांव बोर्ड में बांटा गया। हर बोर्ड में लोग वोट करेंगे, जो जीतेगा वही वोट पंच मिलेगा। सर्व वोट पंच मिलाकर व बड़े बोर्ड रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए अपना सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत बनाएंगे। मतलब जो बोर्ड में जो मत देंगे उसके द्वारा जो चुना जाएगा उसे सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत बनाएंगे। कई ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति बनाती है। इस मंडलीय प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। पंचायत समिति मिलकर जिला परिषद बनाती है। इसमें उस जिले से लोकसभा व विधानसभा तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का मुख्य परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं: ग्राम स्तर, पंचायत समिति एवं जिला स्तर। जिला परिषद, ग्राम सभा गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। पंचायत का काम ग्राम सभा की देखभाल में चलता है। शहरी स्थानीय व्यवस्था, सबसे पहले बोर्ड में बांटा गया है कि हर बोर्ड से एक परिषद चुना हो। ये बोर्ड के सभी लोग मयूर भी या महथौर चुनते हैं, मतलब मयूर भी चुनते हैं। शहर में नगर पालिका होती है। बड़े शहर में नगर निगम का गठन होता है और नगर पालिका व नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचन प्रतिनिधि करता है। नगर पालिका प्रमुख राजनीतिक प्रधान और नगर निगम मयूर का कार्य करती है। ये इन व्यवस्थाओं को संभालती है। नगर पालिका राजनीतिक प्रधान को, नगर निगम मेयर को व्यवस्था को संभालती है। स्थानीय शासन के उद्देश्य, स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले लेने से सीधे भागीदारी बनाने की संभावना होती है। पैसा कहाँ खर्च किया जाए इसकी लोगों की जानकारी नहीं होती। मतलब इसको पता नहीं होता है कि हमें लोगों को पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं। 1992 में मतलब 1992 में आया ये स्थानीय शासन का उद्देश्य था। 1992 में आया था। अनेक मुद्दों व समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर अच्छे ढंग से हो जाएगा। लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं को बेहतर समझ सकेंगे। मतलब जो स्थानीय शासन उद्देश्य होगा उसमें किसान, जो गांव के जो मेंबर होते हैं वो अच्छे से अपनी परेशानियों को दूर कर पाएंगे। स्थानीय सरकार में मुख्य प्रावधान, 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। मतलब नागौर जो जिला है उससे पंचायत की स्थापना हुई थी। स्थानीय स्वशासी निकाय के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक वह चलता है।
वह चुनते हैं। मतलब स्थानीय स्वशासी निकाय के चुनाव नियमित रूप से करने संवैधानिक वह चाहते हैं। अनुसूचित जातियाँ अनुसूचित जनजाति और पिछड़े जाति के लिए सीट आरक्षित कर दी हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव करने के लिए राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर मुझसे बोलने में कोई गलती होती है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा वीडियो बनाते टाइम कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप एक बार देख लीजिए और नोट्स अच्छे से बना लीजिए। नोट्स बनाते टाइम आप अपनी बुक अपने पास रखिएगा, जिससे आपके नोट्स ठीक से बन सकें और आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, जिससे आपके लिए कोई परेशानी ना हो। And thank you, friends.